हेलो एवरीवन। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्याय 1.14 स्मृति एवं विस्मरण। इसका पहले का चैप्टर मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जिससे आप वहाँ से सब लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सारे वीडियो आप देख सकते हैं। स्मृति एवं विस्मरण। स्मृति यानी मेमोरी। विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो वह उसे याद रहता है। पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा धारण या रिटेंशन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। जब हम कोई नई बात सीखते हैं या नया अनुभव ग्रहण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है। हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपनी चेतना में पुनः लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं। स्मृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना एकत्रित करता है तथा विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर देने में इन सूचनाओं का पुनः प्रस्तुत करता है। स्मृति एक मनोशारीरिक योग्यता है जिसमें निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं सन्निहित रहती है: अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण, पहचान। सीखी गई बात को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण है। अर्थात विस्मरण किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव को याद करने अथवा सीखे गए कार्य को करने में असफलता से है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं: पहला, समय अंतराल; दूसरा, अधिगम मात्रा; तीसरा, पाठ्य वस्तु की सार्थकता; चौथा, स्मरण की इच्छा; पांचवा, अधिगम वातावरण; छठा, मानसिक स्थिति; सातवां, अभिप्रेरणा; आठवां, सीखने की विधि; नौवां, मादक द्रव्यों का सेवन। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करना है। स्मृति एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा मनुष्य न केवल विवेकशील चिंतन करता है अपितु प्रभावकारी ढंग से समायोजन भी करता है। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। स्मृति एक सामान्य पद है जिससे तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा कर रखने की क्षमता से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के 2 पक्ष बताए हैं। पहला पक्ष है धनात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इसका तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को याद रखने से होता है, अतः यह स्मरण यानी रिमेम्बरिंग की प्रक्रिया है। दूसरा पक्ष है ऋणात्मक पक्ष यानी निगेटिव एस्पेक्ट। इसका तात्पर्य अनुभूतियों को याद रखने की असमर्थता से है। यह पक्ष विस्मरण यानी फॉरगेटिंग की प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक ने स्मृति के 3 तत्व या अवस्थाएं बताया है। पहला अवस्था है संकेतन यानी इनकोडिंग। संकेतन में किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षण कर व्यक्ति उसे यह निश्चित रूप या संकेत के रूप में तांत्रिक तंत्र में ग्रहण करता है। दूसरी अवस्था है संचयन यानी स्टोरेज। संचयन में सांकेतिक सूचनाओं
एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित रखा जाता है। तीसरी अवस्था है पुनः प्राप्ति यानी रिट्रेवल। इसमें संचित कर रखे गए सांकेतिक सूचनाओं यानी इनकोडेड इंफॉर्मेशन का प्रत्याह्वान कर उसका उपयोग किया जाता है। आइए अब पढ़ेंगे स्मृति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकार बताए हैं। समय की कसौटी मानकर मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के निम्नलिखित 4 प्रकार बताए हैं। पहला संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी। संवेदी स्मृति वैसे स्मृति संचयन को कहा जाता है जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकेंड या उससे कम अवधि के लिए व्यक्ति रख पाता है। इस स्मृति में प्राप्त सूचनाओं को उनके मौलिक रूप में अर्थात उसमें बिना किसी तरह के फेरबदल किए ही रखा जाता है। संवेदी स्मृति 2 तरह की होती है। पहला है प्रतिमा संबंधी स्मृति। व्यक्ति देखे गई वस्तु या व्यक्ति के बारे में 1 सेकेंड तक एक दृष्टि चिन्ह रख पाता है। दूसरी तरह का स्मृति है प्रतिध्वनि स्मृति। व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज़, उद्दीपक या श्रवण चिन्ह अपने मन में 1 सेकेंड से थोड़ी समय अधिक तक रख पाता है। दूसरा लघु अवधि स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसे शॉर्टकट में STM भी कहते हैं। STM शॉर्ट टी टर्म एम मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसे विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति भी कहा है। STM में किसी विषय या घटना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकेंड तक धारित यानी रिटेन करके रखा जाता है तथा इसमें सीखने की मात्रा कम होती है। तीसरा है चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी। इसका प्रतिपादन बेडेली द्वारा किया गया। इस स्मृति में सूचनाओं की संचयन क्षमता तथा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता दोनों ही सम्मिलित होती है। चौथा है दीर्घ अवधि स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसे LTM भी कहेंगे। L से लॉन्ग, T से टर्म, M से मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी। विलियम जेम्स ने इसे गौण स्मृति यानी सेकेंडरी मेमोरी SM भी कहा है। इस तरह की स्मृति में व्यक्ति किसी पाठ, घटना आदि को कम से कम 30 सेकेंड तक याद किए रहता है और अधिक से अधिक कितने दिनों तक याद रखता है इसकी कोई सीमा नहीं है। बर्टलेट तथा स्क्वायर ने दीर्घकालीन स्मृति को उसके अंतर्विषय के आधार पर 2 सामान्य वर्गों में बांटा है, घोषणात्मक स्मृति तथा अघोषणात्मक स्मृति। घटनाओं तथा अनुभूतियों के स्वरूप के आधार पर टूलविंग ने दीर्घ अवधि स्मृति को निम्नांकित 2 भागों में बांटा है, प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति। आइए पढ़ेंगे स्मरण का स्वरूप यानी नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग। स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों तथा पाठों को चेतना में लाने से होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की उप प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला है सीखना यानी लर्निंग। सीखना स्मरण की पहली सीढ़ी है। जब तक शिक्षार्थी यानी लर्नर किसी विषय या पाठ को सीखते नहीं हैं उसे स्मरण रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सीखे हुए विषय को स्मृति चिन्हों के रूप में फिर शिक्षार्थी उसे धारण कर रखते हैं। वह धारण जितना लंबा एवं मजबूत होता है स्मरण उतना ही तीक्ष्ण होता है। फिर प्रत्याहन यानी रिकॉल करके शिक्षार्थी धारण यानी रिटेंशन की जांच कर लेता है। स्मरण की प्रक्रिया स्पष्टतः एक जटिल प्रक्रिया है
क्योंकि इसमें कई उपक्रियाएं यानी सब प्रोसेस सम्मिलित होती हैं। इसके विशिष्ट स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों में दो तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा है स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक होता है। द नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग इज रिप्रोडक्टिव। इस विचारधारा के समर्थक एबिंगहाउस है। इनके अनुसार स्मरण एक पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षार्थी यानी लर्नर जो कुछ भी सीखते हैं उसके बाद में ठीक उसी रूप में बिना किसी हेरफेर किए वह प्रत्याहन यानी रिकॉल करने में समर्थ होते हैं। दूसरा है स्मरण का स्वरूप रचनात्मक होता है। द नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग इज रिकंस्ट्रक्टिव। यह विचारधारा एबिंगहाउस की विचारधारा के विपरीत है तथा इसका प्रतिपादन एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक जिसका नाम बर्टलेट था ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिमेम्बरिंग में किया। बर्टलेट ने कहानी संबंधी प्रयोगों तथा चित्र आरेखन संबंधी प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट किया कि स्मरण एक पुनर्रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात किसी सीखी हुई सामग्री का प्रत्याहन शिक्षार्थी हूबहू ठीक उसी रूप में नहीं करते बल्कि उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। कुछ नई सामग्री को प्रत्याहन करते समय अपनी तरफ से जोड़ देते हैं तथा पुरानी सीखी गई सामग्री में से कुछ सामग्री को हटा देते हैं। इस प्रकार प्रत्याहन करते समय सीखी गई सामग्री की एक तरह से पुनर्निर्माण तथा पुनः रचना की जाती है। दूसरा है धारण यानी रिटेंशन। धारण शिक्षार्थी द्वारा सीखे हुए विषयों को स्मृति चिन्ह के रूप में लाने की क्रिया है। धारण की प्रक्रिया बहुत से कारकों यानी फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इन कारकों को निम्नांकित दो भागों में बांटा है। पहला है धारण करने वाले शिक्षार्थी की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। जब शिक्षार्थी किसी पाठ को सीखकर उसे धारण करने की कोशिश करता है तो कुछ अपनी विशेषताएं होती है जो धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह विशेषताएं निम्नलिखित है: शिक्षार्थी की आयु, शिक्षार्थी की बुद्धि, शिक्षार्थी की परिपक्वन, सांवेगिक स्थिति, अभिरुचि एवं अभिक्षमता। बी, सीखे गए पाठ से संबंधित कारक यानी फैक्टर्स रिलेटिंग टू द लर्नर टेस्ट। धारण कुछ वैसे कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है जो सीखे गए पाठ से संबंधित होता है। ऐसे प्रमुख कारक निम्नलिखित है: सीखने की विधि, सीखे गए विषय का स्वरूप, सीखने की मात्रा, विषय की लंबाई। अब हम पढ़ेंगे धारण की विधियां यानी मेथड्स ऑफ टेस्टिंग रिटेंशन। पहली विधि है प्रत्याहन विधि यानी रिकॉल मेथड। इसे पुनरुत्पादन विधि यानी रिप्रोडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में धारण की जांच प्रत्याहन रिकॉल करके की जाती है। पूर्व सीखे गए विषय या पाठ को व्यक्ति अपने सामने से हटा देता है तथा उसकी अनुपस्थिति में ही उसे बोलकर या लिखकर उसका प्रत्याहन करता है। दूसरी विधि है प्रत्यभिज्ञान विधि। प्रत्यभिज्ञान विधि यानी रिकॉग्निशन मेथड। इस विधि में मूल पाठ या विषय को उससे मिलते जुलते पाठ या विषय के साथ मिलाकर व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है और व्यक्ति को पूर्व सीखे गए विषय की पहचान करनी होती है। तीसरी विधि है पुनः सीखना विधि यानी रीलर्निंग मेथड। इस विधि का प्रतिपादन एबिंगहाउस ने किया था। इसे बचत विधि भी कहा जाता है। इस विधि में पाठ या एकांशों को शिक्षार्थी एक निश्चित कसौटी तक सीख लेता है। इसके कुछ दिन या कुछ घंटे बीतने के बाद शिक्षार्थी उसी पाठ या विषय को उसी कसौटी तक पुनः सीखना यानी रीलर्न करना
करता है। धारण की जांच शिक्षार्थी द्वारा पुनः सीखने में लगे प्रयास या समय या त्रुटि के आधार पर की जाती है। चौथी विधि है पुनर्निर्माण विधि यानी रिकंस्ट्रक्शन मेथड। इस विधि में पूर्व सीखे गए पाठ या विषय को कुछ समय अंतराल के बाद व्यक्ति के सामने एक यादृच्छिक क्रम में उलट पुलट कर प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति को इन एकांशों को फिर उसी क्रम में पुनर्निर्माण या पुनर्व्यवस्थित करने को कहा जाता है जिस क्रम में उसने इस एकांश को सीखा था। इस विधि में धारण की जांच पूर्व क्रम में पुनर्व्यवस्थित किए गए एकांशों की संख्या से की जाती है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट है प्रत्याहान यानी रिकॉल। प्रत्याहान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी पूर्व अनुभूतियों को उनकी अनुपस्थिति में चेतना में लाते हैं। जैसे यदि हम किसी किताब से एक कविता सीखते हैं, फिर किताब बंद करके उस कविता को बोलकर या लिखकर पुनरुत्पादन करते हैं, तो यह प्रत्याहान का उदाहरण होगा। चौथा पॉइंट है प्रत्यभिज्ञान यानी रिकॉग्निशन। प्रत्यभिज्ञान एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी पूर्व सीखे गए पदों को सदृश या तथा नए पदों के साथ मिलाकर उपस्थित करने पर उन्हें अलग करता है। जैसे मान लिया जाए कि एक शिक्षार्थी के 15 शहरों के नाम की एक सूची याद करता है। इसके बाद उसे 20 अन्य शहरों के नाम के साथ मिलाकर उन्हें पहचान करने के लिए दे दिया जाता है कि पहले सीखे गए शहरों के नाम पर सही टिक लगा दें। यह प्रक्रिया प्रत्यभिज्ञान यानी रिकॉग्निशन का उदाहरण होगा। अब हम पढ़ेंगे विस्मरण यानी फॉरगेटिंग। विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। जब शिक्षार्थी पूर्व सीखे गए अनुभवों को किसी कारण खो देते हैं तो उसे विस्मरण की संज्ञा दी जाती है। विस्मरण के स्वरूप के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच दो तरह की परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इस विचारधारा के समर्थक एबिंगहॉस है। इसके अनुसार विस्मरण समय बीतने के साथ साथ निष्क्रिय ढंग से अपने आप होता जाता है। उन्होंने विस्मरण का एक प्रयोगात्मक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने निरर्थक पदों की कई सूचियों को स्वयं सीखा तथा उसके धारण की जांच भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर किया। उस प्रयोग के परिणाम में उन्होंने पाया कि सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे निष्क्रिय रूप से मस्तिष्क में थने स्मृति चिन्ह अपने आप ही क्षीण एवं कमजोर पड़ते गए और विस्मरण की मात्रा भी बढ़ती गई। समय बीतने के साथ विस्मरण की मात्रा तथा दर में हुए परिवर्तन को एबिंगहॉस ने एक विशेष वक्र द्वारा दिखाया है जिसे विस्मरण वक्र या एबिंगहॉस वक्र कहा जाता है। विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। फॉरगेटिंग इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। जेनकिंस तथा डायलेनबैक, मूलर तथा पिजलेकर, फ्रॉयड, मिल्टन एवं इरविन ने अपने अपने प्रयोगों में स्पष्ट रूप से पाया कि विस्मरण निष्क्रिय रूप से समय बीतने के साथ अपने आप नहीं होता है, बल्कि उस बीते हुए समय में जब व्यक्ति सक्रिय होकर किसी पाठ को सीखता है तो इससे विस्मरण होता है। इसके बाद है विस्मरण के कारण यानी कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। विस्मरण के कारण को हम समझेंगे। पहला कारण है शिक्षार्थी से संबंधित कारक। विस्मरण के कुछ ऐसे कारक हैं जो स्वयं शिक्षार्थी से संबंधित होते हैं और विस्मरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। यह कारक निम्नलिखित हैं: शिक्षार्थी का स्वास्थ्य, मानसिक वृद्धि, सामवेगिक कारक, अभिप्रेरणात्मक कारक। दूसरा कारक है सीखना से संबंधित कारक। किसी भी विषय के विस्मरण का प्रश्न तब उठता है जब पहले कभी उसे सिखाया गया हो। अतः किसी विषय को सीखने से संबंधित कारकों द्वारा विस्मरण की मात्रा प्रभावित होती है। ऐसे कारक निम्नलिखित हैं: सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप, सीखने की मात्रा, सीखे के विषय की लंबाई और सीखने की विधि। तीसरा कारक है
धारण अंतराल से संबंधित कारक। विस्मरण के कुछ ऐसे कारण जो धारण अवधि यानी रिटेंशन इंटरवल में होने वाले कारकों से संबंधित है। किसी विषय को सीखने तथा उसके धारण की जांच करने तक की अंतराल को धारण अवधि कहा जाता है। इस धारण अवधि से संबंधित दो प्रमुख कारक हैं। पहला कारक है पृष्ठोन्मुख अवरोध तथा या पूर्वलक्षी प्रावरोध और दूसरा है अग्रलक्षी प्रावरोध। पहला है पृष्ठोन्मुख अवरोध या पूर्वलक्षी अवरोध प्रावरोध और दूसरा है अग्रलक्षी प्रावरोध। अब हम पढ़ेंगे विस्मरण के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। विस्मरण की व्याख्या के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत है ह्रास सिद्धांत यानी डीके थ्योरी। इसे अनुप्रयोग सिद्धांत यानी डिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एबिंगहॉस ने किया था। इस सिद्धांत का मूल तथ्य यह है कि सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है स्मृति चिन्हों का ह्रास अपने आप होता चला जाता है। इस ह्रास का मूल कारण बीते हुए समय अंतराल में सीखे गए पाठ या विषय का अनुप्रयोग अर्थात उसका नहीं दोहराया जाना है। इसका समर्थन थॉर्नडाइक ने भी अपने अध्ययनों में किया था। इस सिद्धांत का शैक्षिक आशय यह है कि शिक्षकों को किसी पाठ्य वस्तु का पुनरीक्षण अक्सर करते रहना चाहिए ताकि वे उन्हें स्वयं न भूलें तथा छात्रों को भी उन्हें समय समय पर सीखे गए विषयों का पुनरीक्षण करने की प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वे भी सीखे गए विषयों या पाठों को भूल न जाएं। दूसरा सिद्धांत है बाधक या हस्तक्षेप सिद्धांत इंटरफेरेंस थ्योरी। इस सिद्धांत को व्यवहारवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। बाधक सिद्धांत के अनुसार जब किसी पूर्व सीखी गई अनुक्रियाओं या विषयों का प्रत्याह्वान किया जाता है तो उस समय उन सभी अनुक्रियाओं तथा विषयों जिसे छात्र मौलिक विषय के पहले एवं बाद में सीख चुका होता है से उत्पन्न स्मृति चिन्ह आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस अंतःक्रिया के दो परिणाम होते हैं, सरलीकृत प्रभाव तथा बाधक प्रभाव और दूसरा है विस्मरण। इन्हीं बाधक प्रभावों का परिणाम होता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सिद्धांत महत्वपूर्ण निम्नलिखित दो कारकों से है। पहला है पॉइंट है यह सिद्धांत संकेत देता है कि जब शिक्षक छात्रों को नया पाठ पढ़ावे या नया विषय पढ़ावे तो उन्हें इस नए विषय या पाठ को इतना स्पष्ट रूप से छात्रों के सामने रखना चाहिए कि पुराने पाठ या पहले सीखे गए पाठ से उसकी विभिन्नता एवं समानता स्पष्ट हो जाए। दूसरा कारक है जब छात्र किसी पाठ या विषय को आंशिक रूप से सीखते हैं तो इसका बाधक प्रभाव दूसरे विषय या पाठ के पूर्णतः या अंशतः सीखने में अधिक होता है। अतः ऐसे पाठ या विषय के बाधक प्रभाव यानी विस्मरण को कम करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों की किसी पाठ या विषय का अधिक सीखना कराएं ताकि उसका विस्मरण कम से कम हो। तीसरा सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन संज्ञानात्मक सिद्धांतों जैसे कोहलर, कॉफका, लेविन, उसूवेल आदि द्वारा किया गया है। रिली के अनुसार इस सिद्धांत का शैक्षिक आशय यह है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे जब भी छात्र को नया पाठ या विषय पढ़ावे तो वे उसका संबंध पहले पढ़ाए गए पाठ या विषय से ठीक ढंग से पहले बता दे ताकि छात्र मूल पाठ या विषय का पुनर्संगठन इस ढंग से करे कि उनमें कम से कम विकृति आए ताकि उनका विस्मरण भी कम से कम हो। चौथा सिद्धांत है अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत यानी मोटिवेशनल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन
साइमंड फ्रायड द्वारा किए गए परीक्षणों एवं उनके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया गया है। फ्रायड ने इस सिद्धांत में स्पष्ट किया कि भूलने में हमारी इच्छा की प्रधानता होती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को पहले वैसे विषय पढ़ाएं जो अभिप्रेरणात्मक रूप से दिलचस्प एवं मनोरंजक हो। इससे छात्रों में सीखने के साथ साथ अभिरुचि एवं रुझान उत्पन्न होगी और वे विषय को जल्द नहीं भूलेंगे। इसके आगे है मेटा संज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन। मेटा संज्ञान पद के उद्भव का श्रेय जॉन फ्लेवेल को जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मेटा संज्ञान का विषय रूप से अध्ययन किया है। मेटा संज्ञान से तात्पर्य संज्ञानात्मक परिघटनाओं के बारे में संज्ञान से होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार संज्ञान के कई पहलुओं को मेटा पद के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे मेटा भाषा, मेटा बोध, मेटा स्मृति इत्यादि। मनोवैज्ञानिकों ने मेटा संज्ञान में मेटा स्मृति पर सर्वाधिक बल डाला है। मेटा स्मृति से तात्पर्य स्मृति के बारे में ज्ञान से होता है। छात्र यह समझते हैं कि उनकी स्मृति किस तरह से कार्य करती है तथा वे स्मृति के अन्य पहलुओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद है PQRST विधि। P फॉर प्रीव्यू, Q फॉर क्वेश्चन, S फॉर रीड, S फॉर सेल्फ रिएक्शन और T फॉर टेस्ट। इसे शॉर्टकट में PQRST विधि भी कहेंगे। इस विधि का प्रतिपादन थॉमस तथा रॉबिन्सन के विचार के आधार पर किया गया है। इस विधि का मूल उद्देश्य पाठ्य पुस्तक की सामग्री का छात्रों द्वारा अध्ययन करने तथा स्मरण करने की क्षमता को बढ़ाना है। इस विधि का नामकरण इसकी 5 अवस्थाओं के प्रथम अक्षरों को मिलाकर किया गया है। P फॉर प्रीव्यू, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रीड, S फॉर सेल्फ रिएक्शन और T फॉर टेस्ट। अच्छी स्मृति के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। अच्छी स्मृति के लक्षण सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अच्छी स्मृति की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है जो इस प्रकार है। तीव्रता, यथार्थता, सीखे गए विषय को लंबे समय तक धारण करना, सही सामग्री का सही समय पर प्रत्याहन, किसी विषय या पाठ को सूझ द्वारा एवं समझकर सीखना, अधिक मात्रा में धारण करना। अब हम पढ़ेंगे परीक्षोपयोगी तथ्य। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा। स्मृति एक सामान्य पक्ष है जिससे तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा कर रखने की क्षमता से होता है। स्मृति की 3 अवस्थाएं या तत्व है: संकेतन यानी इनकोडिंग, संचयन स्टोरेज तथा पुनः प्राप्ति रिट्राइवल। स्मरण के स्वरूप के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यह एक पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया है तथा कुछ लोगों का मत यह है कि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है। धारण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें कुछ कारक शिक्षार्थी से संबंधित है तथा कुछ कारक सीखे गए पाठ से संबंधित है। मनोवैज्ञानिकों ने धारण की जांच की 4 विधियों का वर्णन किया है: प्रत्याहन विधि, प्रत्यभिज्ञान विधि, पुनः सीखना विधि एवं पुनर्निर्माण विधि। इन विधियों में प्रत्याहन विधि सबसे लोकप्रिय है। मेटा संज्ञान को उन्नत बनाना शिक्षकों के लिए एक उत्तम शिक्षण रणनीति है। इसमें उत्तम सूचना संसाधन मॉडल की भूमिका सबसे ज़्यादा सार्थक है। स्मृति पर संस्कृति एवं लिंग का सार्थक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।